गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारी जो सीरीज चल रही है हम होंगे कामयाब, उस सीरीज का अब अगला पार्ट है। इसमें अभी तक हम क्या थे, प्रीलिम्स के बारे में हम एकदम अच्छे से डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि मेंस जो हमारी रैंक डिसाइड करता है वो मेंस करता है। और प्रीलिम्स के लिए तो यदि आपकी स्ट्रेटेजी भी थोड़ी कमजोर हुई ना, तो आप नॉलेज के बेसिस पे निकाल के ले जाओगे उसको। लेकिन जो मेंस है ना, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी की जरूरत है। और इसमें तो आप ये मान लीजिए कि आप किसी कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते कि इस कोचिंग ने पूरा मटेरियल दे दिया। हालांकि आपके फाउंडेशन का वो काम जरूर करेंगे, उस चीज से मैं मना ही नहीं कर रहा, लेकिन इसमें आपको और एफर्ट डालने पड़ेंगे। क्योंकि आपको यदि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, मेंस का कोई भी क्वेश्चन पूछा जीडीपी क्या होती है, उसके इतनी सारी डायमेंशन हम लिख सकते हैं ना, और वो डायमेंशन उस लिमिटेड टाइम में याद कैसे आएंगी, कैसे नहीं आएंगी, ये हम एक क्वेश्चन करके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप वो डायमेंशन सोचनी है। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी अब मेंस की तरफ थोड़ी फोकस हो रही है। और अभी भी मैं यही बोलता हूं कि प्रीलिम्स में आपको बहुत कम टाइम में आप निकाल सकते हो। तो जो सब्जेक्ट मेंस के अंदर हैं और जो प्रीलिम्स में भी हैं, दोनों कॉमन हैं, उनको एक साथ ही पढ़ना है। चाहे अभी भी आपको लग रहा हो कि 2-2.5 महीने में तो प्रीलिम्स है, तो ना मैं प्रीलिम्स की स्टडी कर लूं, नहीं, उसमें भी आपको मेंस करना है। प्रीलिम्स बहुत आसानी से हो जाएगा, जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछ लेना। ठीक है, ये सीरीज हम क्यों लेके आए थे उसके बारे में एक ब्रीफ है कि हम सभी को हेल्प करना चाहते हैं। किसी की सिलेक्शन इस वजह से ना रुके कि उसको सही डायरेक्शन नहीं पता थी। और इस सीरीज को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। सारा साइंटिफिक एनालिसिस करके हम इस सीरीज के अंदर बता रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज की जो इंस्पिरेशन है वो अब्राहम लिंकन सर है कि यदि आपको सही तरीका पता है तो आपके एफर्ट काफी हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन है, जिन्होंने बताया था यदि आपको गेम को बहुत अच्छी तरीके से खेलना है तो गेम के रूल सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे। ये मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तो इससे आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये व्यक्ति हमें सही सलाह दे सकता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम मेंस GS1 के सिलेबस में। ठीक है, ये सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से है। जीएस जो GS1 मेंस का पेपर है, ठीक है, उसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना हिस्सों में कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, और 3 हमारे स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कौन सी? सोशियोलॉजी, फिर मैनेजमेंट, फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन 3 की हम स्टडी करें। ठीक है, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप ये देखिए, तीनों की अप्रोच सेम नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये सब्जेक्ट अलग है, तो उनको सब्जेक्ट को पढ़ने की अप्रोच अलग होनी चाहिए। दूसरी बात है कि इनके जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो भी अलग है। कैसे कि ये जो 3 पेपर हैं जो छोटे वाले, इसमें से क्वेश्चन आएंगे केवल 2 मार्कर और 5 मार्कर। ठीक है, तो अब बताइए कि जो सोसाइटी वाला पार्ट है उस पे हमें बहुत बड़े क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम आपसे कितना पूछ सकते हैं? 50 वर्ड्स का पूछ सकते हैं। ठीक है, 50 वर्ड से ज्यादा आपसे इस टॉपिक से नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब भी इस पोर्शन की आप तैयारी करोगे तो केवल एक जो छोटे 2 नंबर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और 50 जो शब्दों में क्या बन सकते हैं उसके हिसाब से तैयारी करनी है। इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में देखिए कि अब इकोनॉमिक्स वाले में 5 जो क्वेश्चन आएंगे वो छोटे वाले आएंगे। ठीक है, बाकी फिर इसमें 3 क्वेश्चन बड़े वाले भी आएंगे। ठीक है, बाकी 5 क्वेश्चन इसमें मीडियम साइज वाले आएंगे। ठीक है, अब तो इकोनॉमिक्स की जो तैयारी करनी है ना हमें, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो नॉर्मल 5 नंबर के हिसाब से भी तैयारी करनी है 50 वर्ड्स में, और इसमें तो निबंधात्मक जो बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे वो भी करनी है। तो अब जो बड़े क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप डायमेंशन कैसे पुटअप करोगे। इस चीज का है ना, अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि ना किस तरीके से 2 से 5, 5 से 10 जाने में है ना हमें डायमेंशन इंक्रीज करनी होती है। और जिन सब्जेक्ट में डायमेंशन इंक्रीज करने वाले जो सब्जेक्ट है ना,
उनको बहुत स्ट्रेटेजी से और बहुत उनकी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। और सेम ही हिस्ट्री के पास है कि इसमें 5 छोटे वाले क्वेश्चन है, 5 मीडियम क्वेश्चन है और इसमें 4 क्वेश्चन है वो बिगर लेंथ के हैं। तो आप ये देखिए कि हिस्ट्री टोटल कितने मार्क्स की आ रही है इस पेपर में, 75 मार्क्स की आ रही है, ठीक है। उसमें से बड़े क्वेश्चन का पोर्शन कितना है, 40, ठीक है। तो अब जो हम प्रिपेयर करेंगे इस पोर्शन में हिस्ट्री में, तो हमारा फोकस कौन से ज्यादा होना चाहिए, इस 40 नंबर पे ज्यादा होना चाहिए या इस 10 नंबर पे। और मैं ये एक चीज बता रहा हूं, यदि आपने एकदम स्ट्रेटेजिकली तैयारी की ना, तो ये जो 10 नंबर की तैयारी करने के इसमें ना, इस आप 40 नंबर की तैयारी कर लोगे। और ये इधर देखिए, इधर तो एकदम छोटे वाले क्वेश्चन है, तो इनके एकदम छोटे चीज पे फोकस करना है। तो तीनों सब्जेक्ट का नेचर अलग है, तीनों सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका अलग है, तो इसलिए हमें इसकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा अलग तरीके से करनी पड़ेगी। अब देखिए, एक बार मैं जो बड़े पेपर है उनकी डायमेंशन के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेंस की तैयारी एक और डिफरेंट, एक अलग ही गेम चल रहा है ये पूरा, ठीक है। अब जैसे कि एकदम नॉर्मल, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मानिए एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि जीडीपी, ठीक है। अब जब जीडीपी के ऊपर आप कोई क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर आया, तो आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम आप उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जनता यही करेगी कि ना, उनसे क्वेश्चन पूछा कि जीडीपी क्या होता है, तो उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और वो एक टेरिटरी के अंदर जो विद इन ए गिवन पीरियड का जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। यही डेफिनेशन सब लिख देंगे, उसी में ना मतलब वो अपना पूरा कर देंगे, ठीक है। तो वो ये केवल डेफिनेशन वाले पार्ट पे कर दिया, लेकिन एग्जामिनर उससे खुश नहीं होगा। कभी भी आपको जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें अलग फैक्ट डालने हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या डालोगे, इंडियन जीडीपी के डाटा, ठीक है। आपके केवल 2 या 3 वर्ड ही वेस्टेज होंगे, लेकिन आप उसमें क्या कर दोगे, ये डायमेंशन डाल दोगे कि इंडियन जीडीपी की क्या सिचुएशन है, फिलहाल हम 2.9 ट्रिलियन पे हैं, हमारा टारगेट 5 ट्रिलियन का है, वैसा कुछ डाल दिया। फिर अब ये राजस्थान का एग्जाम हो रहा है, तो राजस्थान की आप जीडीपी भी यहाँ पे पुट कर दीजिए कि मैं भाई राजस्थान का आदमी हूँ, मैं राजस्थान की जीडीपी के भी कंसर्न रखता हूँ, तो मैं राजस्थान की जीडीपी के बारे में भी लिखना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन जीडीपी का भी लिख दिया अपन ने, और ये फिर राजस्थान जीडीपी का भी लिख दिया। ये 2 नंबर की अप्रोच थी, ठीक है, 2 मार्कर। अब एग्जामिनर जब चेक करेगा तो क्या सोचेगा कि भाई 1 नंबर तो इसको डेफिनेशन का देता हूं, डेफिनेशन इसकी पूरी सही है, फिर कि यार इंडियन जीडीपी भी लिख दी इसने, आधा नंबर तो ये डिजर्व करता है, और राजस्थान जीडीपी भी लिख दिया, तो आप 2 में से 2 नंबर की आप कैटेगरी में बढ़ जाओगे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन यदि 5 मार्कर में आ जाता तो आप क्या लिखते, ठीक है। अब आपको 1 2 3 डायमेंशन और बढ़ानी पड़ती। क्या डायमेंशन बढ़ानी पड़ती, जैसे आप लिखते मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। अब आप उन 3 मेथड के बारे में बता देते कि एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा होता है, इनकम मेथड कौन सा होता है, फैक्टर्स वाला मेथड कौन सा होता है, ठीक है। उन मेथड्स के बारे में बता दिया। फिर आप इसमें ऐसे बता देते कि सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन कि प्राइमरी का कितना है, सेकेंडरी का कितना है, टर्शरी का कितना है, आप ये चीज बता देते, ठीक है। उसके बाद आप बता देते कि यूज क्या है, या व्हाई वी वुड कम अप विद द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी, कि उनकी जरूरत क्या पड़ेगी कि हमें जो जीडीपी का है। फिर आप उसमें बताते कि ग्रोथ को मेजर करने के लिए, इकोनॉमी को क्वांटिटेटिव बनाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। पॉलिसी भी कौन कौन सी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, ट्रेड पॉलिसी होती है, कॉमर्शियल पॉलिसी होती है, ये सारी पॉलिसी निर्माण करने में ये, ठीक है। उसके बाद आप ये मतलब इतनी सारी चीजें जनरली हम लिखते तो हमारे क्या हो जाते, 50 वर्ड्स क्या हो जाते, पूरे हो जाते, ठीक है। अब ये सोचिए सेम ही क्वेश्चन 10 नंबर में आ रहा है। अब मैं आपको क्यों सोचवा रहा हूं ये कि मतलब कि सोचना आपको क्यों पड़ रहा है कि ये 2 नंबर में आए तो क्या करना है, 5 में आए तो क्या करना है, 10 में आए तो क्या करना है। क्योंकि देखो मेंस की एक तो अप्रोच ही है,
आप इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करोगे, जैसे प्रीलिम्स में पढ़ा, ये भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, तो मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा आप ना मतलब उसमें टाइम खराब करोगे, और जो आपका वांछित रिजल्ट है ना वो नहीं आ पाएगा बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी। और यदि आपने सही तरीके से उसको नोट्स प्रिपेयर करी और सही तरीके से आपने उसमें यदि उन टॉपिक्स को अप्रोच किया ना, तो बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, और यही आपको इसमें सीखना है। ठीक है, यहां तक अपन ने ये कर लिया। अब यदि यही क्वेश्चन है ना, जैसे कि ये सेम क्वेश्चन यदि सोसाइटी का होता, जो हमने देखे थे ना कि 3 छोटे सब्जेक्ट थे पेपर 1 के अंदर, यदि वो वहां से ये क्वेश्चन आता सोसाइटी का, तो मैं यहां तक जो इसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, तो यहां तक करके ये ब्रेन स्टॉर्मिंग को रोक देता, क्योंकि उसमें तो 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब जो ये हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसमें तो 10 नंबर का पार्ट भी आएगा, तो यही क्वेश्चन अब 10 मार्कर में आ गया। ठीक है, तो 10 मार्कर में आ गया, तो क्या क्या और डायमेंशन को इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम इसको, ये तो डायमेंशन सारी आपको दिख ही रही है, तो इनको आप नोट कर लेना। ये हम अब 10 नंबर वाले के हिसाब से एक्स्ट्रा डायमेंशन और ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब 10 मार्कर में और क्या डायमेंशन ऐड करेंगे, कि जो जीडीपी वाला जो कंसेप्ट चल रहा था उसी में अब हम बताएंगे कि इस कंसेप्ट के अंदर लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, जैसे कि 4 लिमिटेशन बता दी कि ये डेवलपमेंट को नहीं बताता, ग्रोथ को बताता है, ये इंक्लूसिव नेस को नहीं बताता, ये इनफॉर्मल सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता, ये जो वुमेन के द्वारा जो वर्क किए जा रहे हैं, डोमेस्टिक वर्क है, उसको इंक्लूड नहीं करता, इन्वायरमेंटल लॉस है उसको इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उनको हाईलाइट नहीं करता। इसमें एग्जाम्पल दे दोगे आप, जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, इस तरीके से क्या किया आपने, वही जो टॉपिक है उसकी एक डायमेंशन और बढ़ा दी, कि जो जीडीपी का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, लेकिन अब 10 नंबर में आपने लिमिटेशंस जहां बता दी, तो आपको वे फॉरवर्ड भी बताना पड़ेगा कि क्या वे फॉरवर्ड है। ठीक है, तो आप इन 2 में से बता दोगे कि जो हमें टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन करना पड़ेगा ताकि जो डेटा एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छे से हो सके, जो हमारे मेथड्स हैं उनको मतलब इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सके। ठीक है, ये आपने डायमेंशन दे दी। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को नोवेल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई करंट की जो डायमेंशन है उनको इंक्लूड कर सकते हो। करंट की डायमेंशन क्या है, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स है अपना, उसकी जीडीपी के खिलाफ, जीडीपी वर्सेस जीडीपी जो डिबेट चल रही है उसके साथ इस टॉपिक का कंक्लूजन हो सकता है, या जो ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट आया था उसके साथ इस टॉपिक का कंसेप्ट हो सकता है, इसका हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि ऐसे मैं बहुत सारे आपको टॉपिक्स बता दूं ना कि इस टॉपिक के ऊपर आप लिखिए, तो क्या आप इतनी सारी डायमेंशन निकाल पा रहे हो, उसका करंट निकाल पा रहे हो, लिमिटेशन निकाल पा रहे हो, वे फॉरवर्ड निकाल पा रहे हो, यूज निकाल पा रहे हो, उसकी जितनी भी डायमेंशन है वो सारी निकाल पा रहे हो, और वो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए ये सारी डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। तो मेरा अभी ये इस ऐसा कुछ है वो नहीं है कि मैं आपको सारा टॉपिक्स की ये डायमेंशन बताऊं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेंस के आप नोट्स बनाओ, एक एक टॉपिक के जो हम आप टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आपका एक नजरिया यही रहना चाहिए कि यदि इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता तो मैं क्या लिखता, 5 का नंबर आ जाता तो क्या लिखता, 10 नंबर का आ जाता तो क्या लिखता। और उसके लिए आपको डायमेंशन सोचनी पड़ेगी, करंट अफेयर पे कार्य करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज को लिखना पड़ेगा, तब ही जाके ये स्किल्स हैं वो ओवर द टाइम ना स्किल होंगी। तो अब देखिए, जो अभी प्रीलिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको मैं यही कहूंगा कि जो मेंस के जो अब जैसे हिस्ट्री है और इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है,
उनको अभी जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करो उसी टाइम आप मेंस की नज़र से भी सोच लो, क्योंकि आपने प्रीलिम्स की तैयारी करते समय एक नज़र से सोचना स्टार्ट कर दिया ना सब्जेक्ट को, मेंस में भी आप उसी नज़र से सोचोगे और वहां जाके आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। प्रीलिम्स आपका आराम से निकल जाएगा, इस टाइम को आपको घबराना नहीं है। 2-2.5 महीने मोर देन इनफ है, तो आप उस चीज की टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अब ना हम इस चीज में मैंने आपको बता दिया पहले तो कि मेंस के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। पहले पेपर का एनालिसिस करना है कि इस पेपर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स वाले देख लेना, टाइम उसका स्पेस देख लेना कि एक 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें कितना स्पेस होता है, 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उनमें कितना स्पेस होता है, 10 नंबर वालों में स्पेस कितना होता है, कितनी डायमेंशन लिखनी है, करंट अफेयर है या नहीं है, ये सारी चीजें हम सोचते जाएंगे और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये राजस्थान का इतिहास है। तो राजस्थान का इतिहास मैं बता रहा हूँ कि पूरे यदि सबसे जरूरी मुझे मेंस के सिलेबस में कुछ लगता है ना तो राजस्थान का इतिहास है। राजस्थान का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो पेपर की ओपनिंग होती है GS1 का पहला क्वेश्चन वो राजस्थान हिस्ट्री से आ जाएगा। दूसरा मतलब कि पहला दूसरा तीसरे में से 1-2 क्वेश्चन है ना राजस्थान हिस्ट्री के आते हैं, और उस समय जब आप राजस्थान हिस्ट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन आप गलत कर दोगे ना तो पूरे पेपर के ऊपर ऐसी इंप्रेशन जाएगी ना जो आप पूरे पेपर में ना ठीक नहीं कर पाओगे। तो मेरी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि राजस्थान का जो इतिहास है ना, ठीक है, उसमें तो फिर भी चलो गलती कर दी ना तो वो माफी होगी, लेकिन राजस्थान की जो कला साहित्य और कला संस्कृति और साहित्य है ना, यहाँ पे कुछ भी गलती हमने की ना तो वो माफी लायक है ना एग्जामिनर की नजर में नहीं होगी। तो हमें इसके ऊपर एकदम फोकस करना है। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है ना। सबसे पहले तो देखिए इसमें इसने बोला है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहां से लेके 18वीं शताब्दी तक है ना, क्या देखने, इतिहास के प्रमुख सोपान देखने हैं एक तो, और आपको राजवंश देखने हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है और उनकी राजस्व व्यवस्था देखनी है, ठीक है। तो अब इसमें किसी भी प्रकार से देखिए आप इन्हों के एकदम देखोगे तो अब राजवंश है तो उनके बारे में ऐसा नहीं कि उसकी रानी का क्या नाम था, रूठी रानी कहाँ है, उसका महल कहाँ है, वो रूठी क्यों थी, क्यों लड़ाई हुई थी, ये कोई नहीं पूछेगा, ना तो ये सिलेबस में लिखा हुआ ना ना मतलब के। तो ये सबसे पहले तो ये माइलस्टोन्स लिखे हुए हैं कि ना इतिहास के ना मेजर माइलस्टोन्स कौन से हुए। तो हम जनरली ऐसे याद करने की कोशिश करें ना राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से माइलस्टोन हुए कि मत्स्य वगैरह बना था, फिर हमारे जो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी इंपॉर्टेंट साइट थी, तामर जो कालीन सभ्यता है यहाँ पे कौन सी डेवलप हुई थी, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। अब देखिए बताइए 1800 शताब्दी से लेके आज तक की बात करनी है तो बहुत छोटी छोटी जो सभ्यताएं हैं उनके ऊपर फोकस हमें ना नहीं करना है। तो हम ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स देखेंगे। अब जैसे कि ना बैटल ऑफ तराइन क्यों हुई, बैटल ऑफ पानीपत का क्या इंपैक्ट पड़ता है, बैटल ऑफ खानवा का क्या है, खांडवा का क्या है, तो ये सारी जो चीजें है ना उनके बारे में यहाँ पे है। तो अब जैसे हिस्ट्री की जो आप क्वेश्चन देखोगे ना तो हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे आते हैं कि वो इवेंट क्यों हुई थी, उस इवेंट के फेलियर के क्या कारण थे, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो अब सोचिए आपको उस नजर से सोचना है, हिस्ट्री नहीं पढ़नी है आपको। यदि आप हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हो या हिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना तो आपके लिए मतलब एक बहुत नेगेटिव चीज हो सकती है। आप तो सोचिए कि सबसे पहले है ना आप महत्वपूर्ण सोपान लिख ही लीजिए, माइलस्टोन कौन से। आपका जो भी हिस्ट्री का जो टीचर है या जो आपका मार्गदर्शक है उसको बोलिए कि मेरे को माइलस्टोन लिख दीजिए 20। अब वो क्यों हुए, कैसे हुए, उनका क्या चैलेंज था, क्या नहीं था, ये सारी चीज आप उसमें वहां से लिखवा सकते हो। फिर प्रमुख राजवंश है ना तो उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, उनके ऊपर देखिए कि कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था, कौन सी राजस्व व्यवस्था उनकी थी। उनमें से कोई स्पेशल नाम आपको दिख रहा है, जैसे कोई स्पेशल नाम जहां पे कोई यूज हो रहा हो कहीं की, तो वो स्पेशल नाम कहीं 2 मार्कर के अंदर दे तो नहीं देंगे। तो उस 2 मार्कर के लिए आप उस वहां से रेडी हो सकते हो। यदि वो 2 मार्कर को छोड़ दिया 5 मार्कर में क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो पूरी एक राजस्व व्यवस्था पे नहीं पूछेंगे। फिर वो ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्व व्यवस्था ना जो हमारे ढूंढाड़ वंश था उनकी कैसी थी, हाड़ौती में कैसी थी, या उनको आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करवा सकते हैं। जैसे राजस्थान की 2 चित्रकलाओं का कंपैरिजन करवाया था 2016 के अंदर, तो उस प्रकार से कोई इवेंट है ना यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अब 10 नंबर के अंदर सोचिए तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो राजस्व व्यवस्था थी उसको प्रेजेंट टाइम में क्या रेलिवेंस है, या उसका प्रेजेंट टाइम के साथ कंक्लूजन करवा सकते हैं। या फिर सिंपल सा भी ये भी पूछ लेंगे ना कि बताइए कि जो मेवाड़ रीजन था तो उसकी मतलब कि क्या राजस्व व्यवस्था थी, आप उसको समझाओगे कि ये मेवाड़ एक वंश था, डायग्राम बना दिया आपने जैसे राजस्थान का डायग्राम कि यहाँ पे ये मेवाड़ वंश है। फिर आप उसमें बताओगे
कि इसकी प्रशासन जो राजस्व व्यवस्था थी ये 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइडेड थी। फिर आप उसमें बताओगे कि ऐसी राजस्व व्यवस्था का कारण क्या था, वाई। तो फिर आप बताओगे कि अरावली का रीजन था, ट्राइबल रीजन भी थे, इरिगेशन अलग था, इरिगेशन अच्छा अवेलेबल था, तो बाकी एरिया के कंपैरिजन में इसका जो सिस्टम था ना वो थोड़ा अलग था। फिर उनका ना क्या क्या इम्पेक्ट हुए मतलब ऐसी राजस्व व्यवस्था के, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में बताओगे कि कहाँ कहाँ रिवोल्ट हुए, किन्होंने मतलब उसके खिलाफ आवाज उठाई। फिर आप बताओगे कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है आज के टाइम पे, यूटिलाइजेशन और लर्न क्या कर सकते हैं हम उनकी जो राजस्व व्यवस्था थी उससे आज का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मतलब कि जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे आज की ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें क्या इनपुट डाले जा सकते हैं और आज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से वो किस तरीके से अलग था। तो ये सारी चीजें करके आपको उसको 10 नंबर का बना सकते हैं। तो आपने समझा, इसमें ना आपको कोई भी बुक और नोट्स उठाइए और इसको आपके खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। यदि आप ये सोच रहे हो बुक से आप पढ़ के चले जाओगे तो ये एक ना आप बहुत बड़ा मतलब रिस्क ले रहे हो अपने साथ। आप बहुत ज्यादा तैयारी करोगे, मैं सही बता रहा हूं कि मेरे से बहुत ज्यादा तैयारी करने वाले जो लोग थे उनका मेंस क्लियर नहीं हो सका क्योंकि उन्हें नॉलेज बहुत ज्यादा था लेकिन उन्हें किस तरीके से पेपर के अंदर लिखना है ये चीज नहीं पता थी। तो मैंने ये आपको बता दी पहले। अब दूसरे टॉपिक के ऊपर हम बढ़ते हैं ना। दूसरा टॉपिक क्या है कि 19वीं आप जैसे 18वीं शताब्दी तक था। अब देखो एक तो यहां से लेके जो ये मतलब एंशिएंट से लेके 18वीं शताब्दी तक को एक साथ लिया है और 19वीं 20वीं शताब्दी को एक साथ लिया है। ठीक है, ये 20वीं शताब्दी को भी तो यहां भी तो लिख सकते थे 20वीं शताब्दी, लेकिन इन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी को अलग दिया है। और इसी का एक कारण है कि ये जो मॉडर्न राजस्थान की जो हिस्ट्री है ना उसको एकदम डीप से पढ़ना है, मेंस के लिए डीप स्टडी करनी है उसकी। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी एकदम स्लाइट स्टडी करनी है आपको। स्लाइट स्टडी करने के लिए आप कोई भी छोटे मोटे नोट से आप उसको पढ़ लीजिए, लेकिन इसकी डीप स्टडी करनी है तो इसको केवल आपको लक्ष्य के अलावा कहीं और से नहीं पढ़ना है क्योंकि उतना डीप आपको पढ़ना पड़ेगा यदि एक टॉपिक स्पेसिफिक दिया है। और हर साल इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, किसान जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति कैसे हुई थी और उसमें ना ये प्रजामंडल आंदोलन वगैरह स्वतंत्रता संग्राम में कैसे लड़े, एकीकरण कैसे हुआ। और इसके साथ आपको एनालिटिकल स्किल्स को यहाँ पे बहुत यूज करना है कि किस तरीके से प्रजामंडल आंदोलन जो हमारी जो नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके साथ जुड़ी हुई थी और उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, किस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, वो लीडर्स कौन थे, लीडर्स की वाइफ का क्या रोल रहा। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ना एनालिटिकल होके सोचना है। तो बुक से आपको केवल फैक्ट मिलेंगे, उसके बाद आपको सोचना है कि वो फैक्ट तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं कि प्रजामंडल आंदोलन के कितने एस्पेक्ट थे, पोस्ट जो इंडिपेंडेंस की जो हमारी राजनीति थी उसको प्रजामंडल आंदोलन ने कैसे इंपैक्ट किया, प्रजामंडल आंदोलन को ना कांग्रेस के साथ है ना कंपेयर करवा सकते हैं। तो सोच रहे हो यहाँ पे डायमेंशन की ज्यादा जरूरत है कंपेरेटिवली नॉलेज के। नॉलेज यदि आपका लिमिटेड है और डायमेंशन बहुत अच्छी है ना तो भी आप पार करके चले जाओगे इस एग्जाम को। ठीक है, अब आगे आ जाओ। राजस्थान की धरोहर, इसमें भी देखिए कि अब ये है कि ये तो एक मिनट ठीक है, ये ललित कलाएं हैं जो मतलब कि परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह है, हैंडीक्राफ्ट, ये वास्तुशिल्प, मेले, पर्व और लोक संगीत, लोक नृत्य। अब ये देखिए ये टॉपिक 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है 10 में। अब जैसे कोई बताइए अब गोगा जी के मेले पे 10 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? नहीं, लेकिन वो 2 नंबर में ना लोक देवता वगैरह आते हैं। पिछली बार ये आए थे डूंगर जी ज्वार जी। तो आप ये देखिए कि ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको मतलब ऐसे लगेगा कि मेरे को ज्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, लेकिन आप उन एफर्ट को डालिए क्योंकि आप सोचिए कि आप ना मतलब सबसे पहला क्वेश्चन आया डूंगर जी ज्वार जी या फिर है ना गोगा जी या रामदेव जी पे, उसके ऊपर आप एक बहुत गंदा सा उत्तर लिख रहे हो ना, पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। और ये जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है ना वहां से इससे 2 मार्कर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बड़े क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली कम रहती है। लेकिन इस प्रकार से जैसे मोलेला वाला क्वेश्चन आया था वैसे कोई क्वेश्चन बाउंसर के तौर पे डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी इसकी कम रहती है। फिर राजस्थानी साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको राजस्थानी बोलियां, ये तो टॉपिक छोटा सा है कि आप एक इसमें मतलब एक बार मतलब इनसे ज्यादातर देखो आर्ट एंड कल्चर से है ना 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन ये जो साहित्य की इंपॉर्टेंट कृतियां हैं ये जैसे कि इस बार भी ना वो पूछा था महाराणा प्रताप की दरबारी वाला जो क्वेश्चन था उसकी एक बुक वगैरह पूछी थी, तो ये 2 नंबर में आती है यार।
और उससे पूरा जो इंप्रेशन है ना आगे पेपर का वो खराब करते हैं। तो अब देखिए कि आप जब प्रीलिम्स के अंदर जब तैयारी करोगे ना तभी भी तो ये मतलब फैक्ट्स वगैरह याद करोगे, तो इसलिए फैक्ट्स वगैरह यहां भी याद करने हैं। तो इन दोनों की तैयारी है ना उसको एकदम कंबाइन करके चलिए। यदि आप कंबाइन करके नहीं चलोगे ना तो 2 बार तो एफर्ट डालने पड़ेंगे और उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा। अब देखो संत, लोक देवता और महत्वपूर्ण विभूतियां ये भी सेम है। तो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, इसकी आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, जैसी प्रीलिम्स की अप्रोच थी वैसी ही आपकी यहाँ पे अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से आपने फैक्ट्स को याद किया था वो फैक्ट्स आपको यहाँ भी याद करने हैं। राजस्थान की जो 18वीं शताब्दी तक जो मतलब हमें इतिहास पढ़ना है उसका आपका क्या रहना चाहिए, बहुत स्लाइटली पढ़ लीजिए। बहुत मेजर इवेंट है उन्हीं से आएगा, छोटा इवेंट कोई नहीं पकड़ेगा। 19वीं 20वीं शताब्दी वाली जो इवेंट है उनको एकदम डीप एनालिसिस कीजिए, एकदम अच्छे से पढ़िए, उनको इंडियन हिस्ट्री से भी कनेक्ट कीजिए, बाकी जब सगे कीजिए। तो आई थिंक ये मतलब जो ये पार्ट है ये पूरा मैंने एकदम आपको समझा दिया है कि किस पे कितना फोकस करना है, किस पे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और बुक्स आपको सभी को पता ही है कि ये स्लाइड पढ़ने के लिए तो आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए। और ये जो वाला पार्ट है जो इसके लिए तो लक्ष्य की जो बुक है ना वो सबसे बेहतरीन बुक है, उसके बारे में स्टडी करना है। और ये वाला जो पार्ट है वो आपको यदि टाइम कम लगे तो दक्ष वगैरह का पढ़ लीजिए, वरना जो कोचिंग के नोट्स हैं अपने पतंजलि के काफी अच्छे से ये पूरा कवर करवाया हुआ है। अब आगे चलते हैं हम भारतीय इतिहास। ठीक है, तो अब सबसे पहले भारतीय धरोहर क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना वो यहीं से आते हैं। सेम जिस प्रकार से राजस्थान का पार्ट था ना वही सेम यहाँ पे भी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो एक चीज देखिए कि राजस्थान का रिलेशन है वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ कितना अच्छे से है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि वो यदि कालीबंगा पे यदि क्वेश्चन बनाते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता पे क्वेश्चन बनाते हैं तो वो राजस्थान हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, इंडियन हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, इसलिए उनका ज्यादा फोकस रहता है इस टॉपिक पे। तो ये हो गया। लेकिन आप देखिए इसमें ब्रिटिश काल तक, अब इसमें ललित कलाएं होगी, प्रदर्शन कलाएं, वास्तु परंपरा, साहित्य, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया ना, तो आपको लगेगा कि इसके लिए इतना एफर्ट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि नितिन सिंघानिया की बुक आती है, ठीक है, नितिन सिंघानिया की बुक हम सब पढ़ते हैं लेकिन वो इतनी मोटी बुक है तो क्या उसके लिए इतना एफर्ट डालना चाहिए? तो आप है ना उसमें एफर्ट नहीं डालिए, आप उसमें क्या कीजिए, उसके इंडेक्स को पढ़िए। ठीक है, इंडेक्स में से आप देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। आरपीएससी के प्रीवियस पेपर देखिए कि कौन कौन से टॉपिक को फोकस किया गया है। उस टॉपिक में आप जाओगे ना तो जहां पे बड़ी बड़ी कलरफुल हेडिंग्स है ना वो सारी पढ़ लीजिए यार, ताकि आपको एक बार, जैसे अब ये अर्जुन की प्रतिमाएं वाला क्वेश्चन आया था तो सभी को एकदम सरप्राइज हो गए कि ये क्वेश्चन आ कहां से गया। लेकिन आप देखो ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्कल्पचर है ये इंडिया के, तो वो क्वेश्चन पूछना बनता था आरपीएससी का। हम आरपीएससी को बोलते हैं कि ये कोई भी फैक्ट उठा के कहीं से भी डाल देती है, लेकिन नितिन सिंघानिया के अंदर तो उसकी फोटो भी दी हुई है। ठीक है, तो आपको ये जो इस बुक के अंदर जाओ, इंडेक्स को पढ़ो, जो चैप्टर आपको लगे कि आरपीएससी पूछ रही है उसको, जो ये ग्रीन कलर की हेडिंग्स होती हैं वो पढ़ो, उसमें जो इमेजेस दी हुई हैं वो पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सोर्स है वो है फाइन आर्ट की एनसीईआरटी क्लास 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो पिछली बार के अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए ना वो सारे इस एनसीईआरटी से अभी लग रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल तक लग गए तो अगली साल तक सारे लग जाएंगे। नितिन सिंघानिया की अप्रोच को फॉलो करना ही है हमें, लेकिन ये बुक आप छोड़ नहीं सकते। इस बुक से ना क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं आपको, तो ये इस पे फोकस करना है। अब देखिए इस टॉपिक को अलग से दिया इन्होंने, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन। यदि इनको एक साथ ही रखना होता तो वो वहां पे एक साथ रख सकते थे, लेकिन इस टॉपिक को अलग दिया है, इसका मतलब है इनके ऊपर फोकस रहता है और इससे क्वेश्चन भी ये काफी ज्यादा पूछते भी हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे नोट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि आप इसको मतलब अच्छे से कर सको। तो इसके लिए एक तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा जो धर्म दर्शन के ऊपर है ना, जो धर्मेंद्र सर है उनके वीडियो काफी अच्छे हैं, आपको यूट्यूब पे उनके वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, उस वीडियो के अलावा आप देख सकते हो कि ना बहुत सारी जगह है ना, मतलब ये हमारे टॉपिक है वो सर के नोट्स भी इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं, तो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, बाकी आप कोचिंग लीजिए, लेकिन आप ना मतलब ये वाला पार्ट यहां से कीजिए। ठीक है, अब देखिए 19वीं शताब्दी से 1965 तक, ठीक है, ये सेम टू सेम है ना टॉपिक है ना प्रीलिम्स के अंदर भी है।
तो इसको बार बार पढ़ने की ना हमें कोई खास जरूरत नहीं है। तो एक बार आप प्रीलिम्स का पढ़ो, उसी टाइम इसको पढ़ लो, लेकिन बस अब एनालिटिकल स्किल्स रखना कि मेंस के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, कि ना स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, उसके क्या इंपैक्ट पड़े, कौन से मेथड्स अपनाए गए थे, वो फेल क्यों हो गया। तो इस प्रकार से जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं उनको देखना है। बाकी जो फैक्ट्स वगैरह है, व्यक्तित्व मुद्दे, वो सब कुछ है, ठीक है। और ये व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है ना, वो स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा। ये जो आपको टॉपिक करवाना है ना, ये स्पेक्ट्रम से करना है। ये राजीव अय्यर की बुक आती है, उससे करना है। लेकिन उसमें जो ये व्यक्तित्व वाला ना पार्ट है ना, पूरा नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी ला एक्सीलेंस है, उसने एक अपनी पर्सनैलिटी की सीरीज स्टार्ट की है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं इंडियन इंडिपेंडेंस की। तो वो कर लेना एक तो। और एक है ना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा टीवी पे जाना, आरएस टीवी, ठीक है। तो इसमें फ्रीडम मूवमेंट के जो हीरोज है ना, उनके ऊपर है ना एक सीरीज बनी हुई है, ठीक है। तो उस सीरीज को आपको फॉलो करना है। उसमें ना 2-2 मिनट की वीडियोज हैं कि जो हमारे कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो अभी तक बुक में लिस्टेड नहीं है, और उनके जैसे कि मतलब किसी की 100 साल हो गई, किसी को 50 साल हो गई, तो उनका उनके बारे में दिया हुआ रहता है। तो उस सीरीज से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। यदि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए तो आप उसको कहीं दूसरी जगह में यूज करके जो अपने जो आंसर है उनकी वैल्यू एडिशन है ना इंक्रीज कर सकते हो। तो इस चीज के लिए मैंने आपको बता दिया, ला एक्सीलेंस का फॉलो कीजिए, ये कीजिए, और स्पेक्ट्रम की किताब पढ़िए, ठीक है। अब राष्ट्रीय आंदोलन है, सेम, इसमें कुछ नहीं करना। तभी स्पेक्ट्रम के अंदर ये सारे टॉपिक्स है ना, सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। सीधे मतलब आपको एक इधर उधर कुछ भी नहीं करना, स्पेक्ट्रम के अंदर जाना, सीधा टॉपिक उठाना, उसको पढ़ना, ठीक है। अब अगले आते हैं, ये देखो। अब इस टॉपिक को अलग देने का क्या सेंस है कि सामाजिक सुधार आंदोलन, इसको अलग से दिया है। इसका भी तो पार्ट ही यही है, लेकिन इसको भी दिया है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। अब इसको टॉपिक को करते समय आप देखिए कि इसका हमें पता है कि यहां से ना क्वेश्चन है ना जरूर उठ के आएगा, ठीक है। इसका जरूर उठ के आएगा ना, तो इस पार्ट को अपने को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छे से करेंगे ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में अच्छे से तो दिया हुआ है, लेकिन स्पेक्ट्रम में एनालिसिस नहीं किया हुआ इसका, ठीक है। एनालिसिस कैसे करेंगे हम, कि मतलब जैसे राजा राममोहन राय का ना पूछ लिया कि उन्होंने किस तरीके से सामाजिक सुधार किया, तो उसको एकदम टुकड़ों में तोड़िए। ऐसा नहीं कि उन्होंने 1 नंबर ये किया, 2 नंबर, 3, 4, 5, ये नहीं। उसको आप एक एक टुकड़ों में तोड़िए कि इस तरीके से ना उन्होंने मतलब रिलीजन के क्षेत्र में ये बोला, कास्ट के क्षेत्र में ये बोला, इस तरीके से समाज के अंदर वुमेन के लिए बोला, राइट्स के लिए बोला, ये सब। और ये स्वतंत्रता की ये जो पुनर्गठन वाला है, इसके लिए मैंने पहले बताया है आपको कि जो प्रधानमंत्री सीरीज है उसको देखिए, आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा। और ये जो आधुनिक विश्व का इतिहास है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे कम आपको पढ़ना पड़ेगा और सबसे ज्यादा आपको ना रिवार्ड ये देके जाएगा। और इसके लिए आपको 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना अर्जुन देव सर की, वो वाली एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो कोचिंग का मटेरियल होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, इन्होंने क्या कर दिया कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार दे दिया, और फिर यहाँ पे मतलब ये टॉपिक का कनेक्टेडनेस है ना, उनको पूरी नहीं दिखाई, पूरी ना तो इन्होंने वर्ल्ड जो हिस्ट्री है उसको डाला, लेकिन आधी अधूरी डाल दी। लेकिन इसके लिए आपको कोचिंग के नोट्स है ना जरूर ले लेना, 40-50 पेज के नोट्स है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी पे। अप्रोच में आपको पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। पहला टॉपिक है कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में देखिए मेन इन्होंने वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल, तीनों चीजों के बारे में ना बात करके छोड़ दी इन्होंने। तो ये अब ना आपको मतलब ट्रेडिशनल वे में मत पढ़ना। देखो स्मार्ट स्टडी क्या होती है कि जो चीज की डिमांड है ना वही। तो आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर की प्रेजेंट स्थिति क्या है, उसमें क्राइसिस क्यों आ रहा है, वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कौन कौन सा क्या सही चल रहा है, अब मुद्दे क्या होंगे उसमें। जैसे कि अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन चल रहा था, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉलिसी आई, ई कॉमर्स की पॉलिसी आई, टूरिज्म के लिए पॉलिसी आई, तो वो मुद्दे चलते हैं। पहल पहल क्या होता है, ठीक है। पहल क्या है इसके अंदर कि ना कौन कौन सी गवर्नमेंट की ना नई नई स्कीम चल रही है, ठीक है। वो सारी चीजें इसके पहल के अंदर आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो अब इन 3 चीजों के ऊपर आपको फोकस करके स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि बाकी सारी चीजों के ऊपर आप ज्यादा मतलब ध्यान लगाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। फिर बैंकिंग सेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सीधा आप यदि इंग्लिश में यदि आप मृणाल सर को पढ़ सकते हो, यदि मृणाल सर को नहीं पढ़ना चाहो तो विवेक सिंह की बुक आती है, और बाकी रमेश सिंह की तो बुक है ही। लेकिन मैं मतलब सजेस्ट करूंगा कि इंडियन इकोनॉमी, जो पूरी इंडियन इकोनॉमी है,
वो यहाँ पे मतलब सिलेबस के अंदर हमारे नहीं दी हुई, तो वो हमें मतलब कि जो आरएस के जो नोट्स हैं उनसे ही हमें कवर करनी चाहिए। तो जो यहाँ पे कोचिंग का जो नोट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जो हमारी किसी भी कोचिंग के हैं, ठीक है। और ये फिजिकल वाली पॉलिसी है, ये जो कर सुधार है, तो ये पिछले 1 2 3 साल के अंदर जो आए हैं ना उनके ऊपर ज्यादा फोकस है इनका, ठीक है। तो करंट अफेयर है ना बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर जैसे आप आजकल तो बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो यूट्यूब के ऊपर भी आप ऐसे इनिशिएटिव देखोगे ना, इकोनॉमी लास्ट मंथ, इकोनॉमी लास्ट वीक, तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। वहां से आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर कवर कर लीजिए। इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आप करोगे ना, बेसिक आप कहीं से भी कर लो, किसी भी कोचिंग के नोट से आप बेसिक कर लो, और करंट अफेयर आपको लगातार अपडेट करने हैं, क्योंकि आरएस में उतना जल्दी हम अपडेट है ना कर नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो इसमें और बाकी ये सारे टॉपिक्स है ना मतलब डायरेक्टली किसी भी उसमें मिल जाते हैं, कोई भी हमें नहीं करना पड़ेगा। ये वित्त आयोग है ना, ये 12वां छोड़ देना, अब जो लेटेस्ट है उसको ही करना, ठीक है। अब देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब ये अलग से टॉपिक डाला हुआ है खंड बै करके, तो इसके भी जो पार्ट आते हैं, लेकिन इसका जनरली क्या देखते हैं कि जिनका इंडिया के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है ना उन टॉपिकों के ऊपर ज्यादा इनकी चर्चा करते हैं। और ये जो 3 4 टॉपिक है डायरेक्ट किसी भी बुक के अंदर मिल जाएंगे, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह। तो उनकी भूमिका वगैरह है ना याद कर लो कि पहले उनकी क्या भूमिका थी, उनके जो चार्टर आया था उनके अंदर क्या बताया गया था, प्रेजेंट टाइम में क्या यूज हो रहा है, इनका बता सकते हैं, ठीक है। इनकी अवधारणा वगैरह ये सारे है ना, ये दोनों टॉपिक ये इतने बड़े टॉपिक है कि आपको किसी भी बुक्स वगैरह से नहीं पढ़ने हैं। आपको क्या करना है कि जो कोचिंग के नोट्स हैं, जिस भी कोचिंग में आपको टीचर द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, तो उनको कहना है कि ये नोट्स हमें कवर करवा दें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है ना, इस इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट तो वही रहेंगे जो इंडियन इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट तो वही है, लेकिन अब इन्होंने देखो स्पेसिफिकली ये दिए है 4 टॉपिक, ठीक है। अब विशेष संदर्भ में देखें कृषि, बागवानी, डेयरी, ये पशुपालन, तो आप नॉर्मल से ये कर सकते हो राजस्थान में क्या क्या स्कीम वगैरह चल रही है ना, तो उसके लिए ना मतलब अलग अलग जो इनकी साइट्स है ना उनकी साइट्स पे जाके देख सकते हो, ठीक है। उनके अलावा ये जो जितने भी टॉपिक्स है ना उनका कवर करने की 3 ही जगह है। एक तो आपकी जो करंट अफेयर मैगजीन आती है, वहां से बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनको डायरेक्ट पूछेंगे। फिर इसमें एक सुजस मैगजीन आती है, वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर इकोनॉमिक्स का जो रिव्यू आता है, इकोनॉमिक सर्वे जिनको बोल देते हैं, लेकिन राजस्थान वाले का नाम इकोनॉमिक रिव्यू होता है, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। और उनमें से देखना ऐसा ही कि मतलब जिनकी यहाँ पे जो लिखा हुआ हो, ऐसा नहीं है कि इसको पूरे को ही पढ़ रहे हो, इसको पूरे को पढ़ रहे हो, कि मतलब कोचिंग वालों ने जो भी प्रोवाइड करवा दिया उसको आप पढ़ रहे हो। आप देखना कि वो सिलेबस के अंदर यूजफुल हो रहा है, आपकी जो प्रीवियसली जो आपने इंडियन इकोनॉमी के कंसेप्ट पढ़े हैं उनके साथ लिंक करना, तो ये पोर्शन आपका काफी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया हमारा ये जो सोसाइटी वाला पार्ट है। सोसाइटी वाले पार्ट की ये सारे के सारे टॉपिक है ना इतने सिंपल लिखे हुए हैं ना कि मतलब आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आप सीधा जाना इग्नू की साइट पे और वहां से ये जो मटेरियल है उसका पूरा पढ़ लेना। NIO से थोड़ी हेल्प ले सकते हो, थोड़ी हेल्प आपको NCERT भी कर देंगे, ठीक है। राजस्थान बोर्ड भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये टॉपिक इग्नू में इतने अच्छे से कवर करवाए हुए हैं कि आपको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ गया अपना मैनेजमेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट वाला ये जो पार्ट है ना, ये यहां तक मतलब इस पेज को वहां तक लेके ये पार्ट तो ना काफी सिंपल है ना, मतलब इससे क्वेश्चन भी है ना बहुत सिंपली पूछ रहे हैं। तो ये पार्ट आप NCERT से ही कर लो यार, या फिर NIO से। NIO में क्या है कि सेग्रीगेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो ये वहां से हो जाएगा। अब ये डिसीजन मेकिंग वाला जो है ना, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इतना बड़ा टॉपिक है, इसको आप ना मैं 3 4 बुक बताऊंगा। मैंने भी 3 4 बुक से इसको पढ़ा, डिसीजन मेकिंग वाले को। जो लास्ट में मैं नोट्स निकाल के लाया ना वही कोचिंग के नोट्स थे, तो इसमें आप ना कोचिंग के नोट से इसको पढ़ लेना। तो क्योंकि कोचिंग वाले जो मेहनत कर रहे हैं तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ये जो मार्केटिंग वाला अलग से टॉपिक है, और ये डायरेक्ट टॉपिक है ना NIO में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, तो इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई चीज आपको दूसरी पढ़ने की ना जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है नीचे, तो इनके लिए देखो आपको ना ये जो नीचे संचार, भर्ती प्रक्रिया ये वगैरह है, ये आप ना मतलब जो ये ऊपर वाले जो टॉपिक पढ़ोगे ना उन्हीं के सब पार्ट है।
बस अलग से इन्होंने टॉपिक पता नहीं क्यों बनाने की इन्होंने कोशिश की है कि जो ऊपर हम जो पढ़ेंगे ना, जो निर्देशन वगैरह, उन्हीं के ये सब पार्ट है, स्टाफिंग का सब पार्ट, ये चयन प्रेरण वगैरह है, तो ये सारे ऊपर से कवर हो जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टॉपिक है ना कि ये धन का अधिकतमकरण है, जो आपकी अवधारणा है, तो इसका ना मतलब कि वित्त के स्रोत कहाँ से आते हैं, कैपिटल मनी कहाँ से आती है, जो मार्केट में मनी कौन सी है, इनको देखो आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, इंडियन इकोनॉमिक्स, तो वहां से आपके कंसेप्ट आ जाएंगे। उसके अलावा ना जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है अपनी राजस्थान बोर्ड की, वहां से ना ये सारे कंसेप्ट आपके ना क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो अगला पोर्शन है कि अपना लेखांकन और अंकेक्षण वाला, ये तो इसमें देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये जो टॉपिक है ना, कुछ टॉपिक ये तो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की किताब से मिल जाएंगे, लेकिन ये जो दोनों टॉपिक है ना, इनका ना तो ना मतलब किसी बुक में अच्छे से मिलेगा, और ना ये आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स है ना, अब देखो अपडेट करेंगे ये लोग, तो अपडेट कर देंगे ना तो बहुत सारा इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं फिर भी कहूंगा कि ये आपको यदि ये 10 नंबर है, ये जो लास्ट के दो या 3 टॉपिक है, इनमें देखो करंट अफेयर आपको सर्च करना है। ये जो भी टॉपिक लिखे हुए है ना, जैसे कि सोशल ऑडिटिंग लिखा हुआ है, इंटरनल कंट्रोल लिखा हुआ है, तो इनके ऊपर है ना आप इसे टाइप करना कि इंटरनल कंट्रोल करंट अफेयर्स, और है ना मतलब इसके आगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ देना। तो बहुत सारी आपको मतलब कि नई नई जो न्यूज चलती है कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, उससे वो मतलब क्या कमजोर होता है, इसमें सोशल ऑडिटिंग से रिलेटेड नए क्या कंसेप्ट चल रहे हैं, किस तरीके से उनको इंक्लूड किया जा रहा है, एमजी नरेगा में किया गया, उसकी क्या फायदा हुआ, तो ये सारी चीज थोड़ा सा आपको करंट अफेयर यदि पता होगा ना, तो उन टॉपिक पे आप अच्छा कर लोगे। दूसरा, आपको यूट्यूब का जो वीडियोज है ना देख लेना, और उनका जैसे कि एनिमेटेड वीडियोज है ना वो थोड़ा देख लेने, और बाकी बजट या नियंत्रण और ये जो मूल सिद्धांत वगैरह है बजट के, ये तो काफी सिंपल टॉपिक है, ये किसी भी कोचिंग के नोट्स में मिल जाएगा। तो मैंने आपको देखो इसमें पूरा हमने ये सिलेबस था उसको पूरा एकदम देख लिया कि कौन सा टॉपिक हमें कहाँ से पढ़ना है। टॉपिक में अभी मेरे हिसाब से तो मैंने जितना डिटेल्ड बताया है, एक एक टॉपिक का मैंने जो भी रिसर्च करके कि जहाँ से मैंने पढ़ा था वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो उनके अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने बस जो अप्रोच बताई थी ना कि इसको प्रीलिम्स की अप्रोच से नहीं मेंस की अप्रोच से पढ़ना है, तो वो आप ना इंप्रूव जरूर करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, और फिर आपको पता चलेगा कि नोट्स के अंदर जो क्या कमी है उनको फिर इंप्रूव करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।